बच्चों स्वागत करता हूं आपकी विश्व भूगोल की श्रृंखला में। इसके पहले जो है इसका लेक्चर वीडियो जो आपके भूकंपों के बारे में मैंने आपको बताया था, तो भूकंप का लेक्चर वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको पहले आप देख लेंगे और उसके बाद जो है उसका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होता है उसको करिएगा। ठीक है, तो पहले इसका लेक्चर वीडियो आप देख लीजिए पूरा, ताकि जब आप इसको देखोगे, क्वेश्चनों को देखोगे, तो आपके जो सारे कंसेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसको उन स्थान को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जहां भूकंप को एक साथ अनुभव किया जाता है। तो जब भी भूकंप को हमने कहा बहुत सारे स्थानों पर एक साथ अगर अनुभव किया जाए उसका, तो उस रेखा को क्या कहा जाता है, तो उसको मिलाया जाता है। आप जब भी हमने कहा, अगर मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, कोई भी सतह है और हमने कहा कहीं से जब भी भूकंप की रेखाएं चलती हैं इस तरह से, कहीं से चलती हैं, तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर एक साथ भूकंप का अनुभव किया जाता है, तो उस रेखा को मिला दिया जाता है इस तरह से। उस रेखा को मिलाकर हमने कहा एक सीधी रेखा बनाई जाती है, और हमने कहा समान भूकंप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो प्रतिचक्रवात, सह भूकंप रेखा, आइसोकोनिक रेखा या सम भूकंप रेखा। तो जब भी जो रेखा आपकी निर्मित होगी जहां पर भूकंप एक साथ अनुभव किया जाएगा, उस रेखा को क्या कहा जाएगा, ये पूछा गया है। तो आपका सही विकल्प कौन सा होगा, तो हमारा डी वाला होगा, समभूकंप रेखा। ठीक है, तो एक साथ समान स्थानों पर जब भी भूकंप का अनुभव किया जाता है तो उसको एक रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस रेखा को क्या कहते हैं, समभूकंप रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है। तो विश्व का जो सर्वाधिक भूकंप आता है किस क्षेत्र में आता है, तो मैंने जो है भूकंप को वितरित किया था, आप देखोगे तो 4 प्रकार से भूकंप को वितरित किया गया है, 4 प्रकार से। तो इसके अंतर्गत आपने देखा था कि कौन कौन सा भूकंप पेटी था आपका, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला भूकंप पेटी था आपका परिप्रशांत पेटी, परिप्रशांत पेटी, और दूसरा आपका था मध्य महाद्वीपी पेटी, महाद्वीपी पेटी, और इसके अलावा आपका था मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, और आपके अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र। तो इस तरह से भूकंप का जो वितरण किया गया था 4 प्रकार से किया गया था। आपका पहला था जो सबसे बड़ा भूकंपी क्षेत्र है आपका, वो कहलाता है परिप्रशांत पेटी। उसके बाद आपका मध्य महाद्वीपी पेटी आता है, और उसके बाद आपका आता है मध्य अटलांटिक पेटी, और अन्य क्षेत्र आते हैं। हमने कहा जहां पर छिटपुट भूकंप की घटनाएं होती हैं उनको अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये 4 प्रकार से वितरण किया गया था भूकंप का। तो यहाँ पूछा गया है विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है, ये पूछा गया है आपका कि विश्व का सर्वाधिक भूकंप किस क्षेत्र में आता है, किस पेटी के अंतर्गत आता है। तो यह हिंद महासागर है। तो हिंद महासागरीय पेटी, परिप्रशांत पेटी या मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य महाद्वीपी पेटी। तो विश्व के सर्वाधिक जो भूकंप आपको दिखाई देते हैं, मैंने वहां पर समझाया था आपको कि कहां पर ज्यादा भूकंप आता है, तो आपका परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ज्यादा भूकंप आता है ना। तो ये परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत, और आप जानते हैं परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत अग्निवलय भी आपका स्थित है, अग्निवलय। तो अग्निवलय जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर आपका इसी परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ही स्थित है, और विश्व में सर्वाधिक जो है ज्यादा भूकंप कहां पे आता है, आपका परिप्रशांत पेटी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए तो इस प्रकार से भूकंप का वितरण किया गया है, और सर्वाधिक भूकंप आपका इसी पेटी के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्न में भूकंप का कारण है। तो निम्न में भूकंप का क्या कारण है, ये पूछा गया है। भूकंप का क्या कारण है, अनाच्छादन, भूघूर्ण, टेक्टोनिज्म या भूपरिभ्रमण। तो जो भूकंप का कारण है ये पूछा गया है, क्या भूकंप का कारण हो सकता है, यहाँ पूछा गया है। तो विभिन्न शब्द दिए हैं, तो ये अनाच्छादन है, भूघूर्ण है, उसके बाद आप देखोगे टेक्टोनिज्म है, और भूपरिभ्रमण है। तो जो कारण हो सकता है, आपके भूकंप आने का कारण हो सकता है, इसमें से क्या हो सकता है, तो टेक्टोनिज्म हो सकता है, टेक्टोनिज्म। तो सही विकल्प होगा हमारा टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म का मतलब होता है विवर्तनिक क्रिया। ठीक है, विवर्तनिक
क्रिया। तो जो प्लेटों का संचलन होता है, प्लेटों का संचलन, प्लेटों का संचलन, ठीक है। तो प्लेटों के संचलन को विवर्तनिक क्रिया कहा जाता है, उसी को हम टेक्टोनिज्म भी कहते हैं। तो टेक्टोनिज्म के कारण ही आपका क्या आता है, आपका भूकंप आता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है। तो समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है, कैसा होता है उसका आकार, ये पूछा गया है। समभूकंप रेखा का आकार प्राय होता है वृत्ताकार, अनियमित, एक रेखीय, नियमित। तो जो आपका समभूकंप रेखा होता है, समभूकंप रेखा, इसका आकार कैसा होगा ये पूछा गया है। तो वृत्ताकार होगा, अनियमित होगा, एक रेखीय होगा या नियमित होगा। मैंने आपसे बताया, ये बताया आपसे, मान लीजिए भूकंप इस तरह से अगर समान क्षेत्रों में आता है, कहीं पर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, तो इसकी इन क्षेत्रों को मिलाकर एक सीधी रेखा का निर्माण किया जाता है, एक सीधी रेखा का, जिसे समभूकंप रेखा कहते हैं ना। तो समभूकंप रेखा का आकार कैसा होगा एक पूछा गया है। तो अनियमित होगा, वृत्ताकार होगा, नियमित होगा, कैसा होगा, तो एक रेखी होगा। कैसा होगा, एक रेखी होगा, ठीक है, एक रेखी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनअनुमेय आपदा है। अनअनुमेय आपदा मतलब जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता पहले से। तो अनअनुमेय आपदा कौन सी है इसमें, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो है विकल्प गलत टाइप हो गए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए इस तरह से, तो इसको हम बना लें, ज्वालामुखी और एक हमारा भूकंप, भूकंप और भूस्खलन, भूस्खलन, ठीक है। और आपका भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, इसके अलावा जो है बाढ़, ठीक है। तो जिसका हम पूर्व से अनुमान नहीं लगा सकते, अनअनुमेय है आपदा कौन सी है, वो आपकी कौन सी होगी, ज्वालामुखी, भूकंप या आपका जो भूस्खलन है या बाढ़ है। तो जो है भूकंप का जो है हमने कहा उस तरह से अभी जो है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं की जा सकी कि पहले इसका अनुमान हम लगा सके हैं। तो जो भूकंप होता है ये अनअनुमेय आपदा है के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा, बी वाला भूकंप, ठीक है। इसके अलावा जो आपके प्रश्न है, चलिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा हो सकता है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत ये हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है। अगर हम पृथ्वी के गर्भ में, अगर पृथ्वी के गर्भ में है ना, इसके गर्भ में अगर कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो सकता है इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए कि पृथ्वी के गर्भ में क्या क्या चीजें हैं। तो ये पूछा गया है, दबाव एवं घनत्व का पता लगा के, या ज्वालामुखी क्रिया से, या तापमान का पता लगा के, या भूकंप विज्ञान के द्वारा जो है इसका पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं, तो अगर हमने कहा पृथ्वी के गर्भ के अंदर सारी जानकारी प्राप्त करना है, तो हमारे पास यहाँ तो कोई इतने, हमने कहा इतनी हजारों किलोमीटर गहराई में कोई जा नहीं सकता। तो हमने कहा जिससे पता लगाया जा सकता है वो आपका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा हो सकता है, ज्वालामुखी, ठीक है। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जो चीजें बाहर आती हैं, तो आप देखोगे बहुत सारे पदार्थ बाहर आते हैं, बहुत सारी गैसें बाहर आती हैं। तो उसके माध्यम से हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी गैसें पृथ्वी के गर्भ में है, कौन कौन से पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में है। तो जो सबसे अच्छा माध्यम है पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हो सकता है आपका, वो हो सकता है आपका ज्वालामुखी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। जो आपका प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। तो ये आपका जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ये जो आपका प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत है, जब भी हमने कहा प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें हमने कहा एक दूसरे के पास आएंगी,
मतलब इसमें अगर अभिसारी गति होगा, अभिसारी गति होगा, अभिसारी गति का मतलब प्लेटें एक दूसरे के पास आएंगी, या अपसारी गति होगा, अपसारी गति होगा, अपसारी गति कहा जाता है, या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। तो एक बार प्लेटें, या एक संरक्षी गति होता है प्लेटों में, संरक्षी गति, संरक्षी गति भी होता है, ठीक है। फिसलन जिसको कहते हैं, तो फिसलन होता प्लेटों के अंदर, तो जब फिसलन होता तभी भूकंप आता है, या अभिसारी गति होगी तभी भूकंप आता है, अपसारी गति होती प्लेटों में। तो अभिसारी का मतलब दोनों प्लेटें आपस में पास आएंगी, अपसारी का मतलब दूर जाएंगी, संरक्षी का मतलब हमने कहा जब फिसलन होगा इस तरह से प्लेटें एक दूसरे से इस तरह से हमने कहा भागेंगी, ठीक है। तो आप जब भी इसको देखोगे तो ये जब इस तरह से होगा उसके बाद प्लेटें क्या करती हैं, पुनः खुद को संतुलित करने का प्रयास करती हैं, और जब भी संतुलित करने का प्रयास करती हैं उस सिद्धांत को कहा गया है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। तो ये जो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया, ये हमसे पूछा गया है, गुटेनबर्ग, रीटर, रीड, होम्स। तो ये जो हमारे विद्वान थे, भूगोलवेत्ता थे, कौन, रीड, इनके द्वारा ये जो है पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, ठीक है। तो रीड के द्वारा ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत दिया गया है, याद रखिएगा जब भी पूछा जाए। बाकी गुटेनबर्ग आप जानते हैं कि गुटेनबर्ग ने जो है भूकंप को विभाजित किया था कि 3 प्रकार से भूकंप होता है, आपका मध्यवर्ती भूकंप होता है, पाताली भूकंप होता है, और आपका जो है बाह्य भूकंप होता है, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो आप बताओगे रीड के द्वारा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं। तो भूकंप के अंदर आप तरंगों के बारे में मैंने आपसे बताया था कौन कौन सी तरंगे होती हैं, आप जानते हैं। मैंने 7 तरंगों के बारे में आपसे बताया था कि जो भूकंपी तरंगे होती है। 7 तरंगों में आप देखोगे तो जो सबसे प्रमुख तरंगे होती है 3 होती हैं इसके अंतर्गत। जैसे आप देखोगे आपकी पी तरंग है, और यस तरंग है, और यल तरंग, ये 3 प्रमुख तरंगे होती हैं। पी तरंगों को आप जानते हैं, इसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको, प्राथमिक तरंग कहते हैं, या इसे अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और इसके अलावा आप जानते हो यस तरंग को क्या कहते हैं, इसको द्वितीयक तरंग कहा जाता है, द्वितीयक तरंग, या इसे अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है, ठीक है। तो द्वितीयक तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, या इसी को गौड़ तरंग भी कहते हैं। और इसके बाद यल तरंग को क्या कहते हैं हम, इसको कहा जाता है लब तरंगे कहते हैं, इसको लब तरंगे, या इसको कहा जाता है रीगल तरंगे, रीगल तरंगे, या इसको दीर्घ तरंग कहते हैं, दीर्घ तरंग, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा कि जो पी और यस के मध्य में जो तरंगे होती है उसको पीजी तरंग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, पीजी तरंग कहते हैं, पीजी तरंग कहते हैं। और जो आपका इसके यस और यल के बीच में होता है उसे यस जी तरंग कहते हैं, यस जी तरंग कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है पी स्टार और यस स्टार, ठीक है। तो ये हमने कहा 7 तरंगे आपकी होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पूछा गया भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं कौन सी, धरातली तरंगे कौन सी, ये पूछा गया है। तो सतह पर चलने वाली धरातली तरंग कौन सी होती, आप जानते हो जो सतह पर चलती है वो कौन सी होती है, यल तरंग होती है। कौन सी होती है, यल तरंग। तो जब भी पूछा जाए सतह पर चलने वाली धरातली तरंगे कौन कौन सी है या कौन सी तरंग है, तो आप बताओगे यल तरंग जो है ये धरातल पर चलने वाली या सतह पर चलने वाली तरंग है, और इसी के द्वारा सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप लाया जाता है। तो पूछा जाता है किस तरंग के द्वारा सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप लाया जाता है, तो जो यल प्रकार की तरंग है इसी के द्वारा सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप लाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। देखिए पूछा गया है ना यहाँ पर कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। इनमें से कोई नहीं, यल तरंग, गौड़ तरंग, प्राथमिक तरंग। गौड़ तरंग कहने का मतलब जो आपका द्वितीयक तरंग होती है, जो अनुप्रस्थ प्रकार की तरंग होती है उसको गौड़ तरंग कहते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है ये पूछा गया है। यल तरंगे, गौड़ तरंगे, प्राथमिक तरंगे, बताइए। तो जो सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है वो कौन सी तरंग हो सकती है, वो आपकी यल तरंग हो सकती है, जिसको सतही तरंग भी कहते हैं, सतही
तरंग भी कहा जाता है इसको। तो सतही तरंग या इसको हमने कहा जो यल तरंग होती है इसको रीगल तरंग कहते हैं, रीगल तरंग, या इसी को लब तरंग भी कहा जाता है, लब तरंग। ठीक, क्योंकि एचडी लब के द्वारा, एचडी लब के द्वारा जो है ये यल तरंगों को खोजा गया था, इसीलिए उसका नाम रखा गया है एचडी लब तरंग। ठीक है, तो लब तरंगे जब भी पूछा जाए एचडी लब के द्वारा इस तरंगों को खोजा गया था। तो कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि यल तरंगे जो है सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाती हैं। तो ये तो सही है, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप रेखा कहलाते हैं। तो एक साथ हमने कहा कि जिन जिन स्थानों पर भूकंप एक साथ आएगा, एक समान नहीं, मतलब तीव्रता एक समान ना रहे, अगर तीव्रता उन स्थानों पर एक समान रहती है तो उसे सम भूकंप रेखा कहते हैं। लेकिन हमने कहा अगर भूकंप अलग अलग स्थानों पर एक साथ आती है तो उसको क्या कहा जाता है? उसको सह भूकंप रेखा कहा जाता है, मतलब एक साथ उन स्थानों पर भूकंप आता है। उसके बाद भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है। तो ये सही है हमारा, ये भी सही है, भूकंप की तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ कहलाता है। उसके बाद ये हमारा भूकंप भूकंप रेखा, यह भूकंप रेखा का आकार निर्मित होता है। तो भूकंप रेखा का आकार कैसा निर्मित होता है? जब भी भूकंप आता है तो इसके जो रेखाएं होती हैं उसका आकार कैसा होता है, ये पूछा गया है आपसे। तो उसका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार, या हमने कहा किस प्रकार का होता है, ये पूछा गया है। तो ये वाला जो है आपका उसके बाद है अगला वाला, भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? तो भूकंप, ये है, गलत टाइपिंग हो गया है, तो भूकंप रेखा कहा जाता है। तो इसमें से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से जो आपका सही नहीं है वो आपका सी वाला होगा, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरल माध्यम में ना गुजरने वाली तरंग कौन सी है? तो तरल माध्यम में कौन सी भूकंपीय रेखा नहीं गुजरती, ये पूछा गया है। उसमें से आपका पीजी तरंग हो सकता है, एस तरंग हो सकती है, यल तरंगे या पी तरंगे। तो तरल माध्यम में ना गुजरने वाली तरंग कौन सी होगी? तो आप जानते हैं कि इसके अंतर्गत पी रेखा जो है, पी तरंगे जो है आपकी, पी तरंगे, और इसके बाद यस तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे। तो पी तरंगे और जो आपकी यल तरंगे, ये दोनों तरंगे तीनों माध्यमों में चलती हैं, तीनों माध्यम में। ठीक है, लेकिन एस तरंगे जो है आपके तरल माध्यम में नहीं चलती। तो कौन सा सही विकल्प होगा हमारा? हमारा बी वाला सही होगा, कि जो यस तरंगे ये आपका तरल माध्यम में विचरण नहीं करती। भूकंपी जो तरंग है यस, ये तरल माध्यम में नहीं चलती। ठीक है, तो इसके अलावा जब याद रखिएगा पी और जो आपका यल तरंग है, भूकंपी तरंगे हैं, ये तीनों माध्यमों में चलती हैं। यस जो है केवल आपका जो है तरल में नहीं चलती, बाकी ठोस में चलती है। अगला है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है ये पूछा गया है। प्रति चक्रवात, चक्रवात, ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी का मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्रति चक्रवात ये तो हो नहीं सकता, बाकी चक्रवात ये भी नहीं हो सकता, चक्रवात अलग चीज है। बाकी ज्वालामुखी और भूकंप, तो ज्वालामुखी भी नहीं हो सकता, बाकी भूकंप। ठीक है, तो प्रमुख रूप से अगर इन चारों शब्दों में कंपेयर करें, तुलनात्मक अध्ययन करें इसका, तो कौन सा हो सकता है आपका? भूकंप। भूकंप आने से उसके बाद क्या आता है? सुनामी आता है। तो कभी कभी अगर हमने कहा ज्वालामुखी क्रिया होती है तब भी थोड़ी सी लहरें उठ सकती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से अगर इसमें देखें तो भूकंप जब आता है तब जो है सुनामी आपका प्रमुख रूप से आता है ना। तो मान लीजिए अगर सागर के अंदर कोई कहीं पर हमने कहा जो इस तरह से ज्वालामुखी क्रिया होती है तटों के अंदर, तटों पर, तो वहां पर भी सुनामी आने की कुछ लहरें उठ सकती हैं। लेकिन हमने कहा प्रमुख रूप से जब भूकंप आता है तो सुनामी की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके बाद है,
उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जहां भूकंप को एक साथ अनुभव किया जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया है, तो आप जानते हैं उसको क्या कहा जाता है। ठीक, तो उसको उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जहां भूकंप को एक साथ अनुभव किया जाता है। तो ये गलत टाइपिंग है, बाकी इसको बताया गया है आपको, है ना। तो ये सारे प्रश्न थे आपके आज के, जिसके अंतर्गत जितने प्रश्न थे आपके प्रैक्टिस के अंतर्गत, और इसका लेक्चर वीडियो आप पहले देखोगे, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन करोगे तो सारे कंसेप्ट आपके जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए आज जो आपके जितने भी डाउट होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। भूगोल से संबंधित, विश्व भूगोल से संबंधित अलग अलग टॉपिक में रोज लेकर आता हूँ, और अलग अलग टॉपिक में पहले आपका लेक्चर वीडियो होता है, उसके बाद आपका जो है क्वेश्चन होता है। तो आप पहले लेक्चर वीडियो देखोगे और उसके बाद आप क्या देखोगे, जो एमसीक्यूज होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसको देखोगे, तो सारी बातें आपकी और ज़्यादा स्पष्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।